थैंक यू रीमा, आज मुझे एमबीए की डिग्री मिल गई है। बस अपने सपनों को पूरा करूंगी। शाबाश बेटा, अब बिजनेस ज्वाइन करोगी या स्टार्टअप? पहले एक्सपीरियंस लूंगी पापा, उसके बाद आपका बिजनेस संभालूंगी। अरे कुक ने तेरी पसंद का पास्ता बनाया है, चल खा ले। वाह माँ, बट आप कुक अंकल को बोल के ना उन्हें मेरे कमरे में भिजवा दो। ठीक है बाबा, मैं बोल देती हूँ। ये थी अनन्या की जिंदगी, आराम शानो शौकत वाली, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद अनन्या ने एक कंपनी में काम शुरू किया, जहाँ उसकी मुलाकात राजीव से हुई। ये मुलाकात कब दोस्ती, प्यार और फिर शादी तक पहुँच गई, कुछ पता नहीं चला। राजीव जी, आपसे एक बात बोलूं? मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। अनन्या, आई लव यू टू, पर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। तुम शर्मा हाउस की बेटी हो, मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का। राजीव, मुझे आपका दिल चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। आप खुद कमाते हैं, यही बहुत है। और कल आपको पापा से भी मिलना है हमारी शादी के लिए। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम ईमानदार हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी नाजुक गुड़िया को संभाल कर रखना। अंकल परेशान मत होइए, मैं अनन्या को एक अच्छे से रखूंगा। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी राजीव का फोन आया। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ राजीव? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, मालिक फ्रॉड करके भाग गया, मेरी 6 महीने की सैलरी डूब गई। मैंने सारी सेविंग्स पापा की सर्जरी में लगा दी थी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अनन्या को झटका लगता है, पर उसने खुद को संभाल लिया। राजीव, हम शादी कैंसिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सिंपल कर लेंगे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्ते नहीं। तुम बस खुद को संभालो, जल्दी से नई जॉब मिल जाएगी। पर अनन्या, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? तुम्हारा ग्रैंड वेडिंग? सब समझ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। शादी के बाद पहली रात जब अनन्या ससुराल आई तो सजे धजे घर की उम्मीद थी, लेकिन 2 कमरों के टूटे फूटे मकान, गिरती दीवारें और एक कोने में पुराने बर्तनों का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी चेहरे पर मुस्कान लेकर वो अंदर आई। देखो बहू, तुम इस घर में नई हो और अमीर घर से आई हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि हर चीज मेरे हिसाब से होगी। तुम्हारे बाप की तरह अंधा पैसा नहीं है हमारे पास यूं ही उड़ाने को, समझे? यहाँ तो तेरे मायके जैसी चमक दमक नहीं मिलेगी। अम्मा जी, आप मेरे बाबूजी को बीच में क्यों ला रही हैं? और वैसे भी घर तो वही होता है जहाँ प्यार हो, चमक दमक से घर नहीं बनते, रिश्तों से बनते हैं। वाह भाभी, कितनी फिलॉसफी है आप में। चलो देखते हैं कितने दिन टिकती हो यहाँ। हमारे भाई को तो तुम्हारे बाप ने सिर्फ इसलिए दामाद बनाया क्योंकि सुंदर है, वरना हम जैसे गरीबों से कोई रिश्ता थोड़े करता है। दीदी, मेरे पापा ने राजीव जी को इसलिए चुना क्योंकि उनमें ईमानदारी है, मेहनत करने की चाह है। गरीबी कोई गुनाह नहीं, बल्कि हार मान लेना गुनाह है। अगली सुबह अनन्या ने किचन में कदम रखा। गंदे बर्तनों का अंबार, 3 दिन पुराना बासी खाना और कोने में काले धागे, नींबू मिर्च के टोटके लटके हुए थे। सुन बहू, आज से सारा काम तेरा। कमला का बच्चा है, उसे आराम चाहिए। और हाँ, ये टोटके मत छूना, पंडित जी ने कहा है इन्हीं से घर में बरकत आती है। अम्मा, मैं सारा काम कर लूंगी, पर एक बात समझ लीजिए, बरकत मेहनत से आती है, टोटकों से नहीं। और अगर घर को सही तरीके से चलाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ये सुनो अम्मा, पहले ही दिन से हमें उपदेश दे रही है, रानी बनकर आई है क्या? हमारी गरीबी पर तरस खा रही है। दीदी, मैं किसी पर तरस नहीं खा रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में सबकी इज्जत हो, सबका योगदान हो। राजीव जी काम ढूंढने निकलेंगे तो घर की औरतें घर संभालेंगी, यही तो होता है परिवार में। अनन्या, तुम नहीं समझोगी, यहाँ बरसों से ऐसे ही चल रहा है। तो अब बदलेगा। राजीव जी, आप मेरे पति हैं, अगर आपने हार मान ली तो ये घर कभी नहीं सुधरेगा। कल सुबह आप नौकरी ढूंढने निकलेंगे बस। अगले हफ्ते अनन्या ने पूरे घर की कमान संभाल ली। उसने सारे फालतू टोटके फेंक दिए, घर को साफ किया, पुराना कबाड़ बेचा और उस पैसे से राशन लाई। सास ननद की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए उसने राजीव को रोज सुबह 6 बजे उठाया। उठिए, आज फिर 3 जगह इंटरव्यू है, और हाँ, ये लीजिए आपका इस्त्री किया शर्ट और टाई। अनन्या, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हर जगह ना नहीं सुनी जाती। अब तो क्या हुआ? असफलता सफलता की सीढ़ी है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, जो हारता नहीं वो जीतता है, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरे कमरे में सुलोचना देवी ने सुना और ताना मारा। अरे वाह, बड़ी सयानी बन रही है, अपने बाप के पैसे पर इतराती है।
देखती हूँ कब तक चलाती है ये नाटक। अम्मा जी, मेरे पापा के पैसों पर नहीं, मुझे उनके दिए संस्कारों पर गर्व है। और हाँ, ये नाटक नहीं है, ये बदलाव है। अगर आप भी साथ दें तो घर जल्दी संवरेगा। मुझे मत सिखा, मैं तेरी उम्र में 3 बच्चे पाल चुकी थी। और मैं आपका सम्मान करती हूँ। और वैसे भी अम्मा, समय के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। चलिए, आज मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी, बिना किसी टोटके के। हाँ हाँ, जा बना, मुझे तो बस खाने से मतलब है। 3 महीने बीत गए। राजीव को आखिरकार एक छोटी सी जॉब मिल गई। वो रोज समय पर ऑफिस जाने लगा, घर में पैसे आने लगे। लेकिन सुलोचना और कमला का व्यवहार नहीं बदला। भाई, ये तेरी बीवी ने तुझे कुछ खिला दिया क्या? पहले तो तू घर में पड़ा रहता था, अब उसकी चाकरी कर रहा है। बस कमला, अनन्या ने मुझे जिंदगी दी है। उसने मुझ में वो हिम्मत भरी जो तुम लोगों ने छीन ली थी। अब मैं बदल रहा हूँ और ये घर भी बदलेगा। सुलोचना देवी को पहली बार लगा कि उनका बेटा सच में बदल रहा है, पर उनकी अकड़ अभी भी बाकी थी। हाँ हाँ, बहू का जादू चढ़ गया है तुम पर देखती हूँ कब तक चलता है ये। अम्मा, मुझे पता है आप राजीव जी से बहुत प्यार करती हैं, पर प्यार ताने देने से नहीं, हौसला देने से जताया जाता है। आप चाहे तो ये घर स्वर्ग बन सकता है। सुलोचना की आंखों में पहली बार नमी आई। उन्हें अपने शब्दों का एहसास हुआ। उसी समय घर में पंडित जी आए। घर में बरकत के लिए एक महंगा यज्ञ करवाना था। अनन्या ने तपाक से बोला, अम्मा, ये 50,000 रुपए यज्ञ में जाने से अच्छा है कि हम राजीव जी के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले। उनका काम बढ़ेगा तो घर में खुद ही बरकत आएगी। तू मुझे सिखाएगी कि क्या करूँ? पंडित जी आप बताइए, बिना यज्ञ के घर में सुख आएगा? बेटी सही कह रही है माता जी। भगवान को मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। यज्ञ से अच्छा है बेटे की भलाई में पैसे लगाएं। सुलोचना चौंक कर रह गई। अनन्या ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं आपकी आस्था का अपमान नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। 6 महीने में राजीव की मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी दोगुनी हुई। अनन्या ने घर का पूरा हिसाब संभाला। घर में रंग रोगन हुआ, नए फर्नीचर आए और सबसे बड़ी बात, झगड़े कम हो गए। बेटा, तूने सच में जादू कर दिया। न तंत्र मंत्र, न टोने टोटके, सिर्फ तेरे प्यार और समझदारी ने इस घर को बदल दिया। हाँ अम्मा, प्यार का जादू, और ये जादू हर किसी के पास है, बस इस्तेमाल करने की जरूरत है। अनन्या, तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दिलाई, तुमने मुझे मैं खुद से मिलवाया। तो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो। 2 साल बाद राजीव की अपनी छोटी सी कंपनी खुली। सुलोचना देवी अब पूरे मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफ करती। कमला भी अपने ससुराल लौट गई और अनन्या वो वही थी, संस्कारी, मेहनती और प्यार से घर बसाने वाली बहू, जिसने अब अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। मेरी बहू से बेहतर कोई नहीं है। वो अमीर घर से आई पर घमंड कभी नहीं किया। उसने हम गरीबों को अमीर बना दिया, दिल से और दौलत से भी। देखा, जब मन में प्यार हो, हाथ में मेहनत हो, तो किस्मत खुद पलट जाती है। सच्ची अमीरी धन में नहीं, संस्कारों में होती है। और एक समझदार बहू वही है जो ससुराल को मायके से भी प्यारा बना दे। राजपुर गांव की इस पुरानी हवेली में रहती है 3 बहुएं। तीनों अलग अलग राज्यों से आई। तीनों का स्वभाव और स्वाद बिल्कुल अपने देश जैसा। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, मटके से पानी भरने की आवाजें। आज खाना क्या बन रहा है? अब तक तो कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया है। अब तुम दोनों आ गई हो यहाँ, तो अब बता दो कि क्या खाना बनाना है। जल्दी से हम तीनों मिलकर खाना बना देते हैं। अरे, तुम अपनी पसंद से कुछ भी बना दो। कल भी मेरी पसंद का ही बना था खाना, तभी तो अब मैं तुम दोनों से भी पूछ रही हूँ ना। तो सोनल, एक काम करो, तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या खाने का मन है, आज वही बन जाएगा। पर दीदी, मेरी पसंद का भी खाना कई बार तो बन ही गया है ना। तो एक काम करते हैं, आज हम आपकी पसंद का ही खाना बना देते हैं। आपके मन की भी होनी चाहिए ना। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर ठीक है, जब तुम दोनों ही ये कह रही हो तो हम ऐसा ही करते हैं। क्योंकि अगर अब हम बातें करते रहें तो सारा समय बातों में बीत जाएगा और खाना बन ही नहीं पाएगा। हाँ, तीनों बहुएं ऐसे ही प्यार से रहती हैं और एक दूसरे की पसंद का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच में सन्नाटा होने लगता है। तीनों आपस में ज्यादा बात भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद रसोई में धुआं उठता है। तीनों बहुएं अपने अपने स्टाइल में काम कर रही होती हैं। आज तो ऐसी मिर्ची वाली दाल बनेगी कि सुनकर ही लोग पसीना बहा दे। और मैं आप दोनों को अभी बता दे रही हूँ कि आज यहाँ मेरा राजस्थानी खाना ही बनने वाला है। उफ गौरी दी, तुम्हारी मिर्च देख के तो हमारी आंख में पानी आ जाए।
हम तो मिठाई बनाएंगे, माछेर झोल और मिष्टी दो। अरे ओए, तुम दोनों रहो अपने अपने झोल मिर्च के साथ। असल बात तो मक्खन में है। देखो, मेरी बटर चिकन की खुशबू से पूरा आंगन महक रहा है। और आज यही बनेगा। ऐसे कैसे यही बनेगा? अरे माछेर झोल बनेगा। नहीं, जो मैं बनाऊंगी वही बनेगा, बटर चिकन। हाँ, मैं भी यही हूँ। मुझे अनदेखा कैसे कर रहे हो? देखो, मैं छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों अपनी मनमानी चला लोगी। मैं तो वही बनाऊंगी जो मुझे बनाना है। अगर तुम दोनों को इतनी ही परेशानी हो रही है तो तुम दोनों अपना अपना देख लो। हाँ। तीनों की चिंगारी जल उठती है। हंसी मजाक में शुरू हुआ एक स्वाद का संग्राम जो अब पूरे घर में छा जाने वाला था। अगली सुबह हवेली की रसोई में तीनों एक साथ खाना बना रही होती हैं। देख माधुरी, मेरी रसोई में आना नहीं। पिछली बार तेरी चीनी गिर गई थी मेरी सब्जी में। पूरा परिवार मिर्ची की जगह मीठा खा गया। तो हम क्या करें? तुम तो हर चीज में लाल मिर्च डाल देती हो। लगता है खाना नहीं, आग खा रहे हैं सब। अरे किसी को वैसे भी तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं आता है। हाँ, आप कौन होती हो ये बोलने वाली? अरे सब लोग मेरा बनाया खाना बहुत ही स्वाद से खाते हैं। ओहो, तुम दोनों शांत रहो। असली खाना तो वो होता है जो पेट भी भरे और दिल भी। मेरे बटर चिकन खाओगी तो बाकी सब भूल जाओगी। तीनों एक दूसरे को घूरती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी वहां गौरी का पति मोहित आता है। ये सब क्या है? अरे कल मेरे टिफिन में चिकन और बाटी किसने रखा? मेरे दोस्त सब मजाक बना रहे थे। कल टीम लंच था हमारा। हमने ही रखा है। देखो, आप लोगों को आपस में जो भी करना है शौक से करो, पर हम लोगों को परेशान मत करो। ठीक है, अब से हम तीनों अपनी अपनी डिश बनाएंगे और कोई किसी में नहीं बोलेगा। हम तैयार हैं। अरे अब तक क्या मजाक कर रहे थे? चलो फिर, मुकाबला तय। उन तीनों की वजह से अब घर के बाकी लोगों को परेशानी होने लग रही थी। कुछ दिनों बाद आंगन में दादाजी हुक्का पीते बैठे होते हैं और तीनों बहुएं शिकायत लेकर पहुंचती हैं। दादाजी, ये माधुरी हर दिन मेरे मसाले में अपनी चीनी मिला देती है। दादाजी, गौरी दी की मिर्च से पूरा घर खांसता है और मैं तो बीच में फंसी हूँ। मक्खन पिघलाने से पहले ही दोनों की लड़ाई शुरू। दादाजी, अब आप इन्हें बता ही दीजिए कि सबसे अच्छा खाना मेरे राज्य का होता है जो मैं बनाती हूँ, और अब आगे भी घर में ऐसा ही खाना बनेगा। आप बोल दोगे ना, तभी इन्हें समझ आएगा। बस, अब इस हवेली में एक ही हल निकलेगा, रसोई का बंटवारा। इतने दिन हो गए पर तुम तीनों बहुएं ना अपने आगे किसी की सुन रही हो, ना ही किसी को कुछ बोलने का मौका दे रही हो। तो अब तय है, अब होगा रसोई का बंटवारा। एक बहू हवेली के बाहर जो खुली जगह है वहां खाना बनाएगी, दूसरी हवेली में और तीसरी छत पर। क्या मतलब दादाजी? तीनों की अपनी अपनी रसोई होगी। गौरी का दाल बाटी वाला कोना, माधुरी का माछेर झोल वाला और सोनल का बटर चिकन वाला। अब देखेंगे कौन सबसे स्वादिष्ट खाना बनाता है। तुम तीनों को यही करना था ना, तो ठीक है, अब अपनी अपनी अलग रसोई में करना प्रतियोगिता। अब तो सब देखेंगे दादाजी। अब होगा किचन वॉर। और ये भी सच है कि बस इन दोनों को बुरा ना लगे, इसलिए आपने रसोई का बंटवारा किया है। हवेली के बड़े आंगन में 3 हिस्सों में रसोइयां बांट दी जाती हैं। तीनों बहुओं का झगड़ा अब गांव में भी फैलने लगा था। गांव वाले आते हैं, एक एक करके तीनों के पकवान चखने लगते हैं। अरे सबका खाना तो बढ़िया है, पर सबको मिलाकर खाए तो मजा दुगना हो जाए। तीनों बहुएं पहले एक दूसरे को घूरती है, फिर मुड़कर हंस देती है, पर कुछ कहती नहीं है। रात का समय, हवेली का बरामदा। तीनों बहुएं चुपके चुपके एक दूसरे की रसोई में झांकती हैं। अरे वाह, ये माधुरी तो नारियल डाल रही है दाल में। अरे ये गौरी दी मिर्च इतनी डाली है कि दाल नहीं ज्वालामुखी बना दिया। दोनों की रसोई को देखकर तो मुझे लगता है मेरा मक्खन सब जीत जाएगा। अचानक बर्तन गिरने की आवाज। तीनों एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। तुम दोनों मेरी रसोई में झांक रही थी? तुम भी तो? अच्छा अच्छा, चलो सब माफ करो। चलो मक्खन लगाओ, थोड़ा स्वाद मिलाओ। तीनों ठहाका लगाती है। माहौल हल्का हो जाता है और दादाजी घोषणा करते हैं।
कल हवेली में गांव की सबसे बड़ी स्वाद प्रतियोगिता होगी। तीनों बहुएं अपने अपने व्यंजन बनाकर गांव वालों को खिलाएंगी। अगले दिन रंगीन ढोल सजावट हंसी मजाक और सब गांव के लोग हवेली में आते हैं। हमारा राजस्थानी तड़का सबको उड़ा देगा। देखते हैं किसका मीठा दिल जीतता है और किसका मक्खन सब पे भारी पड़ता है। गांव वाले तीनों के पकवान चखते हैं। हर कोई उलझा क्योंकि सब कुछ लाजवाब है। अरे, असली स्वाद तो तब आएगा जब तीनों का खाना एक साथ एक थाली में होगा। थाली में रखे हैं दाल बाटी माझेर झोल और बटर चिकन। दादाजी, ये कॉम्बिनेशन तो अनोखा है, जैसे 3 रंगों से बनी एक सुंदर तस्वीर। और ऊपर मक्खन लगाओ तो जिंदगी पूरी लगती है। सब लोग खाते हैं, मुस्कुराते हैं। बच्चों की हंसी, दादी की आंखों में खुशी। देखा, अब बेटियों, स्वाद तभी बनता है जब सब मिलकर पकाएं। अगली सुबह हवेली की रसोई में फिर से तीनों बहुएं हैं, पर अब दीवारें हटा दी गई हैं। एक बड़ी रसोई जिसमें तीनों साथ काम कर रही होती हैं। थोड़ी तीखी हो जाए तभी मजा है। हाँ, थोड़ी मिठास भी जरूरी है और थोड़ा मक्खन भी डालो ताकि रिश्ते फिसले नहीं, जुड़े। ये हुई ना बात। तब भी तुम तीनों के हाथ में बहुत अच्छा स्वाद था। तुम काफी अच्छा खाना बनाती थी और अपने राज्य के खाने का स्वाद बढ़ा रही थी। पर अब तीनों एक ही रसोई में खुशी से खाना बना रही हो, तो अब खाना वैसे भी अच्छा ही बनेगा। तीनों हंसती हैं, साथ में पकवान बनाती हैं। अब हवेली की रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं रही। अब ये 3 संस्कृतियों, 3 स्वादों और 3 दिलों की एकता का प्रतीक बन गई थी। 3 रंग, एक स्वाद। यही है अपना परिवार। अलग अलग स्वादों का मिलन ही असली जिंदगी का मजा है, जहाँ मिर्च, मिठास और मक्खन साथ मिलकर रिश्तों में खुशबू भर देते हैं। शहर की एक लड़की थी, रानी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, पर भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच वो हमेशा सोचती, काश कोई ऐसी जगह होती जहां मैं अपने मन का ढाबा खोल पाती, कुछ अलग, कुछ जादुई। और ये सोच हमेशा ही रानी के दिमाग में रहती है। ऐसे ही सुबह का समय, हवा में हल्की ठंडक। रानी स्कूटी पर बैग लेकर जा रही, तभी रानी स्कूटी रोकती है। सामने घना जंगल, पंछियों की आवाजें, चमकती धूप पेड़ों से छन कर गिरती है। वाह, क्या जगह है ये! इतनी शांति, इतनी हरियाली। यही मेरे सपनों का ढाबा होगा। कितनी शांति है! यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब मुझे रोक ही रहे हो, यहाँ से कहीं जाने ही ना दे। वो चारों तरफ देखती है। पेड़ों पर बंदर उछल रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, हवा में फूलों की खुशबू। ये सब देखकर रानी को बहुत खुशी होने लगती है। ऐसी जगह, ऐसा माहौल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं बिल्कुल ऐसी ही जगह तो हमेशा से चाहती थी और अब ये जगह मुझे मिल भी गई। अब यही बनेगा मेरा जंगल का पहला ढाबा। लोगों को यहाँ खाना खाना, यहाँ के माहौल को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बैग में थोड़ा बहुत कहीं भी स्टे करने का सामान तो है ही, तो मैं आज यही रुकती हूँ और अब अपना काम शुरू करती हूँ। जैसे जैसे जिस सामान की जरूरत पड़ेगी मैं ले आऊंगी। रानी अब वहीं उस जंगल में रुक जाती है, पर रानी को उस जंगल के जादू के बारे में अब तक कोई भनक नहीं थी। रात का समय, रानी आग जलाकर बैठी होती है। अचानक से चमकती रोशनी और घंटियों की सी आवाज के साथ परी प्रकट होती है। क क क क कौन हो तुम? देखो, मैंने ऐसी फिल्में बहुत देखी है और मुझे डर भी नहीं लगता। तो मुझे कमजोर मत समझो। कौन हो तुम, बताओ? स्वागत है रानी, मैं इस जंगल की रक्षक हरिणी परी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? अ, परी? सच में परी? ये आज के समय में भी परी होती है क्या? हाँ, बिल्कुल। और तुम घबराओ मत। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस एक ढाबा खोलना चाहती हूँ, सबको खुश करने वाला। और ये जगह इतनी प्यारी, सुंदर और शांत है, यहाँ कोई भी परेशान होकर भले ही आ जाए, पर यहाँ से जाएगा खुशी खुशी ही। तुम जिस तरह से बात कर रही हो, मुझे तुम्हारे इरादे बहुत ही नेक लगते हैं।
तो फिर तुम्हारे लिए ये रही जादुई कढ़ाई। लेकिन याद रखो, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम जंगल की देखभाल करोगी, जंगल में सफाई रखोगी, क्योंकि मैं परी हूँ और जंगल की सुंदरता को बरकरार रखना मेरा काम है। तुम यहाँ ढाबा खोलना चाहती हो, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब ये कढ़ाई खुद खाना बना सकती है? नहीं रानी, ये प्रकृति के साथ मिलकर खाना बनाती है। इसमें डाली हर चीज तभी स्वादिष्ट बनेगी जब दिल में प्यार और प्रकृति का सम्मान होगा। रानी जादुई कढ़ाई को पाकर काफी हैरान तो हो जाती है, पर उसे तो अपने ढाबे से मतलब था और इसलिए अब परी की बात मान लेती है। रानी के हाथों में आई वो चमकती कढ़ाई सुनहरे रंग की, जिसमें फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक बस गई थी। अगली सुबह रानी बांस, पत्तों और मिट्टी से ढाबा बना रही होती है। बंदर, तोते और हिरन उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। अरे अरे, ये शहर वाली लड़की क्या जाने जंगल का नियम कायदा। ये तो बस हमारे जंगल का ही सत्यानाश करना चाहती है। तब भाई, ये तो पत्तों से छत बना रही है। पहले ही दिन बारिश आई तो सब बह जाएगा। तुम सब देख लेना, ये ढाबा सिर्फ इंसानों का नहीं होगा, तुम सबका भी होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा ही घर है। पर तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। ये जंगल सुंदर तो बहुत है, पर तुम शहरी लड़की कोई चीज ज्यादा समय तक सुंदर कहाँ ही रहने दोगी। रानी ज्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती है और जादुई कढ़ाई में पहली बार सब्जी डालती है। सब्जी पकते ही चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। ये खुशबू तो गजब की है। जरा चखने दो ना रानी बिटिया। जरूर बोला जी, पर ध्यान रखना, गरम है। हाथी एक निवाला खाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। साथ ही जंगल के बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी अब खुशबू रोक रही होती है। अरे वाह, ये तो जैसे खुशी दिला दे मुंह में। धीरे धीरे रानी का ढाबा जंगल में मशहूर हो गया। हिरन, बंदर, तोते, यहाँ तक कि हवा और बादल भी उसके पकवानों की खुशबू से मुस्कुराने लगे। वाकई में स्वाद तो है। अरे, अब तो हम भी थोड़ा बहुत यहाँ से खा ही लिया करेंगे। इसी तरह अब जंगल में रानी का ढाबा चलने लगता है और अपनी पकड़ बना लेता है। रानी साफ सफाई और जंगल की खूबसूरती का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद आसमान काला पड़ता है, बिजली चमकती है। जंगल में एक रहस्यमय परछाई, काला जादूगर कृष्णक प्रवेश करता है। जहाँ खुशबू होती है, वहाँ ईशिया भी जन्म लेती है और इस जंगल में ईशिया बनकर आया काला जादूगर कृष्णक। जंगल की ताकत। ये जादुई कढ़ाई अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरा राज्य अपने वश में कर लूं, और इन पेड़ पौधों की शक्तियां भी अब मेरी है। जादूगर पेड़ों पर जादू डालता है। कुछ पत्ते सूखने लगते हैं, कुछ पेड़ों को वो काटने लगता है। रानी, सावधान रहो। कृष्णक जंगल की ऊर्जा चुराने आया है और जंगल पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से है। नहीं, ये मेरा ढाबा ही नहीं, मेरा परिवार है। मैं इसे बचाऊंगी। रानी जंगल की सुरक्षा के लिए अब सजग हो जाती है। रात का समय, रानी, परी, भोला हाथी और चतुर बंदर एक साथ बैठे होते हैं। हमें मिलकर उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कढ़ाई का जादू उसके लालच से नहीं, प्रकृति के प्रेम से काम करेगा। हमें जंगल को उसके असली रंग में लौटाना होगा। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऊपर से नजर रखूंगा। जैसे ही कृष्णक आएगा, हम उसे झाड़ियों में फंसा देंगे। और मैं अपनी सूंड से उसके सारे जादुई औजार फेंक दूंगा। और मैं कढ़ाई में जंगल के फूलों और जड़ी बूटियों का खाना बनाऊंगी। जो भी उस खुशबू को सूंघेगा, उसका दिल बदल जाएगा। सब मुस्कुराते हैं, उम्मीद की चमक है उनके चेहरों पर। अगली सुबह तूफान उठता है, पेड़ झूम रहे हैं, कृष्णक हवा में तैरते हुए आता है। जंगल मेरा होगा और वो कढ़ाई मेरी। जादूगर जादू से बिजली फेंकता है जो रानी के ढाबे पर गिरती है, लेकिन रानी डट कर खड़ी होती है। इस जंगल की हर पत्ती, हर फूल मेरी ताकत है। कढ़ाई में रोशनी फैलती है, फूल और पेड़ जगमगाने लगते हैं, हवा में खुशबू छा जाती है।
ये क्या हो रहा है? ये है सच्चे प्रेम का जादू, जो स्वार्थ को मिटा देता है। कृष्णक की जादू की छड़ी पिघल जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। जंगल फिर से हरा भरा हो उठता है। मैं गलत था, मुझे माफ करो। मैं यहाँ की सारी प्राकृतिक चीजें औषधि लेने आया था। जंगल सबको माफ करना जानता है, बस उसका सम्मान करना सीखो। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें, ढाबा फिर से नया सजा हुआ। पेड़ पौधे जानवर सब मुस्कुरा रहे हैं अब। जंगल में जादुई ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक सीख बन गया। यहाँ हर थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, जंगल का प्यार भी है। जो भी यहाँ खाएगा वो प्रकृति का सम्मान करना सीखेगा। बंदर, तोता, हाथी और परी साथ में हंसते हैं। रानी बिटिया, आज का खाना क्या है? आज है हरी जड़ी का पराठा और इंद्रधनुषी लस्सी। सब हंसने लगते हैं। ढाबे के ऊपर लिखा होता है, जंगल में जादुई ढाबा, प्यार से बना, प्रकृति के संग सजा। रानी ने सबको सिखाया कि जादू कहीं बाहर नहीं, वो हमारे इरादों में छुपा होता है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो वो हमें लौट कर खुशियां देती है। हवा में पत्तों की सरसराहट, ढाबे की खुशबू और बच्चों की हंसी की गूंज रह जाती है। एक छोटा सा पहाड़ी घर, जहां लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़कियां थीं और बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर एक छोटे से चूल्हे पर पानी उबल रहा है। तभी चूल्हे के पास बैठी सावित्री हाथों में शॉल लपेटे प्यार से बोलती है, रोहन बेटा, आज बस यही एक रोटी बची है, तू खा ले बेटा। नहीं माँ, आप खाओ। मैंने खेत में रामू के घर से आया खाना खा लिया था, तो मेरा पेट भरा हुआ है। अरे झूठ बोलना बंद कर रोहन, मैं तेरा बाप हूं बेटा। मैं जानता हूं कल से तूने एक भी दाना मुंह में नहीं रखा है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए इतनी उम्र क्यों दे दी? हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं हमारे। बच्चे भूखे सो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अचानक बाहर से तेज हवा की आवाज के साथ बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में ठंड से कांप रहा है। अरे अचानक मेरी छाती में दर्द क्यों होने लगा? अरे ये क्या हो रहा है मेरे? क्या हुआ जी? अरे रोहन। पिताजी, मैं विक्रम भाई को फोन करता हूँ। पिताजी। रोहन कांपते हाथों से मोबाइल निकालता है और विक्रम को कॉल करता है। उस टाइम विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। हाँ बोल, क्या है? भाई प्लीज, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम अस्पताल नहीं ले जा सकते, बर्फ में सब जम गया है। तुम शहर से डॉक्टर को जल्दी ही किसी तरह से ले आओ भाई, प्लीज भाई जल्दी आ जाओ। अरे यार, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, ऊपर से मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन भाई सुनो तो। बाद में कॉल करता हूँ। अपने भाई की पूरी बात बिना सुने ही विक्रम फोन काट देता है। वापस दोस्तों के बीच हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिता फर्श पर लेटे हैं, दर्द से कराह रहे हैं। माँ भाई ने फोन काट दिया। अब क्या करे बेटा, ये काली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह होते ही इनको तुरंत अस्पताल लेकर चलना है। सुमित्रा धीरे धीरे अपना शॉल, अपना कंबल अपने पति पर डालती है। धीरे धीरे उनके हाथों को पकड़ लेती है ताकि गर्माहट मिले। बस थोड़ी देर और, सुबह हो जाएगी जी। सावित्री, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कल की सुबह देख भी पाऊंगा। चुप करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी के वक्त वादा किया था ना, सुख दुख, ठंड गर्मी, जीना मरना सब साथ में। आपको कुछ नहीं होगा जी। रोहन कोने में बैठा रो रहा है। बाहर बर्फ अंधाधुन गिर रही है। धीरे धीरे पिता की आंखें बंद होने लगती हैं। माफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुमने सब कुछ दिया, सब कुछ। तुम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। कुछ तो बोलो जी। रोहन, देख तेरे पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं।
पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए पिताजी, पिताजी। पिताजी को गुजरे अब 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन रोहन फिर से फोन करता है। विक्रम फोन नहीं उठाता। 2 दिन बाद माँ भी चली जाती है। विक्रम अंतिम संस्कार तक में नहीं आता। वहीं शहर में विक्रम अपने बड़े फ्लैट और महंगे सोफे पर बैठे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। यार विक्रम, तूने कमाल कर दिया यार, इतनी तरक्की। बस यार, मेहनत का फल है। वैसे तेरा परिवार में कौन कौन है? कब मिलवाएगा आंटी अंकल से? हाँ, बहुत जल्दी। पार्टी खत्म होती है, सब चले जाते हैं। विक्रम अकेला रह जाता है। रात में सोते हुए विक्रम को नींद में पसीना आ रहा है। सपने में माँ की आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, एक बार देख लो, आजा मेरे बेटे, अपनी माँ से मिल जा मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही है बेटे। विक्रम अचानक उठ जाता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और हाथ कांप रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? वो फोन उठाता है। रोहन के कई मिस्ड कॉल देखता है। पुराने मैसेज खोलता है, जिसे पढ़ उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। भाई, माँ तुम्हें याद कर रही है। भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाओ। माँ चली गई भाई, तुम नहीं आए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फोन हाथ से छूट जाता है। विक्रम उसी रात तुरंत अपनी गाड़ी से गांव पहुंचता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा है। दरवाजा टूटा हुआ है। घर एकदम खाली, मानो बर्फ ने सब कुछ ढक दिया हो। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। तभी पीछे से आवाज आती है। बहुत देर हो गई भाई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। रोहन, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। माँ तुम्हारा नाम लेते। पिताजी उस रात, उस बर्फीली रात में पिताजी ने साथ छोड़ा, फिर उस गम में माँ भी चल बसी। मैं बस क्या, पैसे, कामयाबी। उस रात माँ के पास सिर्फ एक कंबल था और उसने वो भी पिताजी को दे दिया। खुद बर्फ में जम गई पर पिताजी को बचाने की कोशिश करती रही। मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ? मुझे माफ कर दे रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो। वहां जाओ, 2 कब्रें हैं, एक माँ की, एक पिता की। विक्रम घुटनों के बल बैठा है। बर्फ धीरे धीरे सब कुछ ढक रही है। माँ, पिताजी, मैं आ गया, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो गई है भाई, इस जन्म में शायद ही अब वो तुम्हें माफ करे। मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, शहर, पैसे, सब। अब सिर्फ यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, इस घर में। बेटा, बर्फ सब कुछ ढक देती है, पर प्यार कभी नहीं मरता। अगर तुम यहाँ आ गए तो हम तुम्हें क्यों नहीं माफ करेंगे? तुम तो मेरे राजा बेटा हो ना। विक्रम उठकर अपने पुराने घर की तरफ जाता है। दरवाजा खोलता है। विक्रम घर के अंदर जाता है, चूल्हा जलाता है और अपनी माँ का शॉल ओढ़कर खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ बर्फ गिर रही है। और माँ पिताजी मुस्कुराते हुए बर्फ पर अपने पैर के निशान छोड़ते हुए कहीं धुंध में खोते चले गए। कहते हैं बर्फ सब कुछ ढक देती है, रास्ते भी और रिश्ते भी। पर मैंने खुद अपने रिश्ते बर्फ में दफन कर दिए। अब बस इस बर्फ में उनकी यादों के साथ यहीं रहूंगा। कुछ रिश्ते बर्फ की तरह होते हैं, जब पिघलते हैं तो लौट कर नहीं आते। विक्रम के पास सब कुछ था, पर जब जरूरत थी वो कहीं नहीं था। आज उसके पास कुछ नहीं, बस पछतावा है और बर्फ की एक चादर जो उसके गुनाहों को ढक रही है। अरे नैना, ये दाल में इतना नमक किसने डाला? कोई ढंग से काम करना आता भी है कि नहीं? अम्मा, हर चीज में मेरी गलती नहीं होती। सुबह से खट रही हूँ और आपको बस ताने मारने हैं। ताने नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। घर चलाना इतना आसान नहीं होता। बहू होकर तुझे बस सजने संवरने की पड़ी है और आपको तो बस मुझे नीचा दिखाने का ही शौक है। दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक, तभी घर में बिजली का बिल और कर्ज का नोटिस आ जाता है। अरे अम्मा, ये 5,000 का बिल कहाँ से भरेंगे?
ऊपर से राशन का उधार भी बाकी है। बेटा, अब तो लगता है हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? आपने हमेशा कहा है ना कि आपके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती है, तो क्यों ना ढाबा खोला जाए, मैं और तू एक साथ। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे हम दोनों तो 2 मिनट साथ नहीं रह सकते। मजबूरी ही इंसान को बड़ा बना देती है। अम्मा, पैसे की जरूरत है और आपका हुनर तो सब जानते हैं। अच्छा चल ठीक है, पर ढाबे का नाम क्या होगा? खुशियों की थाली, क्योंकि यहाँ हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ भी परोसी जाएंगी। दोनों सास बहू ढाबा खोलने की तय कर लेती हैं। सुबह सुबह सड़क किनारे एक छोटा सा लकड़ी का ढाबा, लाल पीली पेंटिंग से लिखा है खुशियों की थाली। पास ही एक चूल्हा जल रहा है। शांति देवी बेलन से रोटियां बेल रही है। नैना काउंटर सजाते हुए ग्लास और प्लेट रख रही है। अम्मा देखो, पहली बार हमारे नाम वाली तख्ती लगी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये सब तामझाम काम से नहीं, खाने से चलेगा। अम्मा, आप बस रोटियां गोल बनाइए, मैं ग्राहक गोल गोल घुमा के बुला ही लूंगी। दोनों काम करने लगते हैं। तभी एक गरीब रिक्शे वाला हाथ में अपनी छोटी बेटी को उठाए हुए ढाबे के सामने रुकता है। बहन जी, थाली कितने की है? सिर्फ 20 रुपए। अगर ज्यादा भूख लगी है तो भी चिंता मत करिए, हम खुशियां बांटते हैं, हिसाब बाद में देख लेंगे। मेरे पास तो अभी सिर्फ 10 रुपए हैं। बच्ची 2 दिन से भरपेट नहीं खाई। बिटिया, पेट भरकर खाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। पैसे की बात मत करो। देखा अम्मा, आपने सच में खुशियां परोसी, इसी वजह से तो नाम रखा है आपने खुशियों की थाली। सच कहे तो दिल को सुकून मिल रहा है। शायद बहू की बात में दम है। पास खड़े 2-3 लोग भी ये देखकर ढाबे में आ जाते हैं। माँ जी, हमारे लिए भी वही थाली लगाइए। हाँ, अब से हमारी रोज की चाय रोटी यहीं होगी। ढाबे में भीड़ बढ़ने लगती है। नैना और शांति देवी पहली बार बिना तकरार के एक साथ काम करती हैं। अम्मा, आज से हमारा नया सफर शुरू होता है। हाँ बहू, और लग रहा है इस सफर में झगड़े कम और खुशियां ज्यादा होंगी। इसी तरह अब दिन निकलते जाते हैं। दोनों सास बहू का ढाबा चलने लगता है। कुछ दिन बाद ढाबे पर भीड़ लगी होती है। लोग लाइन में खड़े हैं। कोई दाल रोटी खा रहा है तो कोई लस्सी पी रहा है। नैना ऑर्डर ले रही है और शांति देवी रोटियां सेक रही हैं। माँ जी, आपकी रोटियों का स्वाद तो घर की याद दिला देता है। तभी एक बुजुर्ग महिला फटे कपड़ों में हाथ में दवा की पर्ची लिए ढाबे पर आती है। बिटिया, दवा लेने के बाद पैसे नहीं बचे हैं। पेट में अन्न का दाना नहीं गया 2 दिन से। क्या मुझे भी एक थाली मिल सकती है? माई, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा, जब चाहे आकर खाना खा लीजिए। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहाँ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। दोस्तों देखो, ये है खुशियों की थाली वाला ढाबा, जहाँ पैसे से ज्यादा इंसानियत की कद्र है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है। लोग कमेंट करते हैं। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड होने लगता है। इसी बीच सड़क से एक काले शीशे वाली गाड़ी रुकती है। अंदर से एमएलए गजेंद्र राणा उतरता है। मेरे लिए यहाँ की बेस्ट थाली लगा दो। ढाबा हमारा है, खुशियों की थाली। यहाँ सबको बराबरी से खाना मिलता है साहब, चाहे वो आम आदमी हो या एमएलए साहब। आप लाइन देख रहे हैं ना, तो आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। क्या तू मुझे लाइन में खड़ा करेगी? लगता है बहुत इज्जत चढ़ गई है। देख लेना, इस ढाबे को उखाड़ फेंक दूंगा। हम बस अपना काम कर रहे हैं। खाना आपको भी मिलेगा, पर लाइन में। बाकी लोगों को भी तो भूख लगी होगी। मैं अब भी मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। लाइन पीछे से शुरू है। मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा मैं। गजेंद्र राणा गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। एक सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगती है। शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और नैना सबको खाना परोस रही है। तभी 2-3 आदमी कोट पैंट पहने आते हैं। उनके हाथ में फाइलें हैं। कौन मालिक है इस ढाबे का? जी, हम लोग हैं। कोई परेशानी? आपके पास फूड लाइसेंस है? सेफ्टी सर्टिफिकेट है? बिना परमिशन ढाबा चला रहे हैं, नोटिस दी जाती है आपको। 7 दिन में बंद कीजिए, वरना जब्त कर लेंगे हम सब कुछ। अरे बहू, अब क्या होगा? इतना बड़ा नोटिस हम कहाँ से लाइसेंस लाएंगे? उसमें तो काफी समय लगता है। अम्मा, हो ना हो ये सब एमएलए की चाल है।
लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। देखना, सच्चाई जीतती है। नैना अपनी सास के साथ मिलकर अब ढाबे का लाइसेंस बनवाने में लग जाती है। अभी ये बात खत्म भी नहीं होती कि 2 पुलिस वाले ढाबे पर आते हैं। सुना है यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो धारा 144 लगा देंगे। फिलहाल के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे हम कहाँ से पैसे लाएंगे? वो सब हम नहीं जानते। कानून तो कानून होता है, सबके लिए एक बराबर। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है एमएलए साहब सच में ढाबा बंद करवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भीड़ पेट भरने के लिए आती है, दंगा करने नहीं। अगर गरीबों का खाना रोकना ही आपका काम है तो कीजिए, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। इसी बीच टीवी मीडिया की वैन आकर रुकती है। रिपोर्टर माइक लेकर आता है। दोस्तों, आपके सामने है खुशियों की थाली ढाबा, लेकिन यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं। यही खाना क्या आप खा सकते हैं? बहू, देख तो सही, अब तो हमें बदनाम भी किया जा रहा है। अम्मा, ये सब नाटक है। एमएलए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना होगा। पास खड़ा एक लड़का ग्राहक मोबाइल निकाल कर लाइव करता है। दोस्तों देखिए, ये वही ढाबा है जहाँ किसी गरीब को कभी भूखा नहीं लौटाया गया। एमएलए चाह कर भी इंसानियत को बंद नहीं कर सकता। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड बनाइए। हाँ, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है। बिना बात के इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। किसी की मदद करने की ये सजा? लोग वीडियो शेयर करने लगते हैं। नैना और शांति देवी थोड़ी हिम्मत पाती हैं। बहू, तू सच कहती थी, जब औरतें सच के लिए खड़ी हो जाएं तो किसी की ताकत टिकती नहीं। शाम का वक्त, ढाबा अभी भी खुला है, लेकिन माहौल तनावपूर्वक है। ग्राहक जरा कम आ रहे हैं। शांति देवी थकी टूटी बैठी है और नैना मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है। अचानक से उसकी आंखें चमक उठती हैं। अम्मा देखो, सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग लिख रहे हैं हैशटैग रोटी और इज्जत। सच कह रही है, हमें कौन जानेगा। देखो, ये दिल्ली से कोई लिख रहा है, ऐसे ढाबों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। और ये देखो, मुंबई का कोई कह रहा है एमएलए जैसे नेताओं को सबक सिखाना होगा। हम मोहल्ले वाले आपके साथ हैं। एमएलए चाहे जो करे, ये ढाबा बंद नहीं होगा। हम आपके लिए धरना देंगे। हमने शहर के कॉलेज ग्रुप्स को भी बुलाया है, सब आएंगे आपके सपोर्ट में। दूसरी ओर एमएलए गजेंद्र राणा अपने बंगले में गुस्से की चहलकदमी कर रहा है। टीवी पर न्यूज चल रही है, हैशटैग रोटी और इज्जत बना राष्ट्रीय मुद्दा। आम जनता सास बहू के ढाबे के समर्थन में। ये सब मेरे खिलाफ कैसे हो रहा है? मैं एमएलए हूँ, मेरी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आपको गरीबों का दुश्मन कह रहे हैं। अगले चुनाव पर असर पड़ सकता है। चुप, ये सब बहु बुढ़िया की चाल है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। माहौल बहुत खराब है। लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से भी हाई कमांड फोन कर चुका है, बोला है कि मामला शांत करो वरना टिकट कट जाएगा। क्या ये 2 औरतें मेरी राजनीति खत्म कर देंगी? अब एक ही रास्ता है, झुक जाइए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुशियों की थाली ढाबा। ढाबे के बाहर बड़ी भीड़, मीडिया और गांव वाले जमा होते हैं। शांति देवी और नैना लोगों को खाना परोस रही होती है। अचानक काले शीशे वाली एक गाड़ी आती है। गजेंद्र राणा उतरता है। रोटी और इज्जत जिंदाबाद, सास बहू जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैं आज आप सबके सामने माफ़ी मांगने आया हूँ। एमएलए साहब, माफी जुबान से नहीं काम से साबित होती है। अगर सच में पछतावा है तो ढाबे की इज्जत लौटाइए। एमएलए हेल्थ डिपार्टमेंट की लाइसेंस मंजूरी और पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबके सामने शांति देवी के हाथ में देता है। अब ये ढाबा पूरी तरह कानूनी है और मैं वादा करता हूँ कि अब किसी गरीब की रोटी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। अरे बहू, तूने साबित कर दिया, जब औरतें एक हो जाए तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। अम्मा, ये जीत हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने इंसानियत का साथ दिया। खुशियों की थाली, जहाँ पेट भी भरता है और दिल भी, दोनों सास बहू की जीत होती है और एमएलए को मुंह की खानी पड़ती है। मॉरल, जब औरतें एक हो जाएं तो ना कुर्सी का डर रहता है और ना ही ताकत का गुरूर। खुशियां बांटने वाले कभी हारते नहीं।